तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत सत्कार आपका आरएस एकेडमी के इस नए प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कृषि। कृषि से संबंधित मेरे प्यारे भाइयों, मैंने रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलों की जो तीनों ट्रिकें थी वो इससे पिछले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं प्रॉपर रूप से कृषि वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आपको कृषि से संबंधित सारी जानकारियां कंप्लीट रूप से मिल जाएंगी। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो भी डाटा कृषि से संबंधित है मेरे प्यारे भाइयों, में इसी चैप्टर में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं हम कृषि वाला चैप्टर। देखिए, थोड़ा सा कट गया है इसलिए मैंने यहाँ पर ले दिया है कृषि, ऑलरेडी ले दिया है कृषि, जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों हम शुरुआत करते हैं प्रमुख खाद्यान्न व व्यापारिक फसलें। प्रमुख खाद्यान्न व व्यापारिक फसलें। उससे पहले दोस्तों, कृषि के बारे में सामान्य सी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। कृषि के बारे में सामान्य सी जानकारी मैं आपको बता देता हूं, और वो क्या जानकारियां हैं कि कृषि गणना। तो दोस्तों, कृषि जो गणना है वो हमेशा प्रति कितने वर्ष में, 5 वर्ष के अंतराल में कृषि की गणना यहाँ पर सरकार द्वारा की जाती है। दोस्तों, हर लाइन से प्रश्न है, मैं आपको बता दूं। विभाग विभाग रहने वाला है मेरे प्यारे भाइयों कृषि व सहकारिता विभाग। विभाग कौन सा? कृषि व सहकारिता विभाग। कृषि वर्ष मेरे भाई, जो एक सेशन होता है, पूरा होता है 1 जुलाई से 30 जून तक का। 1 जुलाई से 30 जून तक का पूरा सेशन होता है, जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों 3 सीजन होते हैं, सत्र होते हैं 3। कौन कौन से सर? जिसमें एक सीजन होता है रबी की फसलों का, एक होता है जी खरीफ की फसलों का, और एक होता है जायद की फसलों का। मेरे भाई ऐसे समझो जैसे स्कूल का पढ़ाई वाला सीजन है ना, वही यहाँ पर एक पूरा सेशन होता है 1 जुलाई से लेके 30 जून। स्कूल भी 1 जुलाई खुलते हैं और 30 जून को छुट्टियां खत्म हो जाती है। ऐसे ही कृषि का सिस्टम है। तो कृषि वर्ष हो गया 1 जुलाई से 30 जून। अब मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात देखिए जरा यहाँ पर, कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे राजस्थान की जनसंख्या कृषि पर बहुत बड़ा हिस्सा किस पर निर्भर है? कृषि पर। किस पर निर्भर है? कृषि पर। तो दोस्तों, एक डाटा है 62%। डाटा क्या है? 62%। साहब, ये क्या डाटा है? ये डाटा है मेरे भाई आजीविका हेतु निर्भर कार्यशील जनसंख्या। कौन सी? कार्यशील जनसंख्या। अब दोस्तों, जो निठल्ले बैठे हैं उनका तो कहना ही क्या, जो खाली बैठे हैं, निठल्ले बैठे हैं, उनसे तो मतलब ही क्या है। कार्यशील जनसंख्या का कितना परसेंट? 62% जनसंख्या मेरे दोस्तों किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। और यहाँ पर हम कृषि की बात करें, यहाँ पर अगर हम खेती की बात करें, फसलों की बात करें, तो ये मेरे भाई मूलतः किस पे आधारित है? वर्षा या किस पे निर्भर है? वर्षा या मानसून पर। वर्षा या मानसून पर। आप भी जानते हो, अच्छी बरसात होगी अच्छी फसलें होंगी, बरसात कम होगी अच्छी फसलें नहीं हो पाएंगी, पैदावार नहीं हो पाएगी। इसीलिए दोस्तों इसको बोलते हैं मानसून का जुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न आ चुका है। कृषि को ही क्या बोला जाता है, खेती को ही क्या बोला जाता है? मानसून का जुआ। आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया, आगे चलते रहिए बिना समय खराब किए हुए। बिल्कुल जी। तो मुझे लग रहा है आपको यहाँ तक की जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। पॉइंट टू पॉइंट बातें। एक बात मैं बता दूं आपको, लेकिन डाटा में बताऊंगा फिर भी। दोस्तों, जो कृषि गणना प्रतिवर्ष 5 वर्ष में जो स्टार्ट हुई थी कृषि गणना, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जो स्टार्ट हुई थी कृषि गणना, जो स्टार्ट हुई थी वो मेरे प्यारे भाई कब से? 70 से 71। 1970 से 71 वाले वर्ष में कृषि गणना क्या होती है मेरे प्यारे भाई? स्टार्ट होती है। ठीक है, ये डाटा हम बाद में ही पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको। आप कहेंगे सर मजा ही आ गया, क्या शानदार नोट्स है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा भरने की जरूरत नहीं है, डिट्टो इनकी कॉपी भी करते जाओगे या पीडीएफ भी निकाल लोगे, काम हो जाना है आपका एग्जाम का। दोस्तों, कृषि के प्रकार, अब यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? कृषि के प्रकार, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि के प्रकार में एक तो होता है फसल प्रारूप, एक होता है जी जल की उपलब्धता के आधार पर। जल की उपलब्धता के आधार पर अगर मैं फसल प्रारूप की बात करूं, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए मोनोकल्चर, ड्यूओकल्चर, ओलिगोकल्चर, रिले क्रॉपिंग या रिले कल्चर, एक ही बात है। रिले कल्चर एक ही बात है। रिले कल्चर, ठीक है, एक ही बात है। तो मेरे भाई एक वर्ष में अगर हम एक ही फसल प्राप्त कर रहे हैं तो वो कहलाती है मोनोकल्चर। अच्छे समझिएगा, एक वर्ष में अगर हम एक ही फसल प्राप्त कर रहे हैं तो वो कहलाती है मोनोकल्चर। और अगर मेरे भाई एक ही वर्ष में हम 2 बार पैदावार प्राप्त कर रहे हैं तो वो कहलाती है डुओकल्चर। इसी क्रम में 3 बार अगर प्राप्त कर रहे हैं तो ओलिगोकल्चर। और अगर 4 बार, एक ही साल में 4 बार अगर हम पैदावार प्राप्त कर रहे हैं
तो मेरे भाई वो क्या कहलाती है, रिले क्रॉपिंग या रिले कल्चर। उम्मीद है यहाँ तक की जानकारी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। उसके बाद दूसरा आता है जी जल की उपलब्धता के आधार पे। तो जल की उपलब्धता के आधार पर हम देखेंगे जी, पहला है शुष्क या बारानी कृषि। शुष्क या बारानी कृषि। शुष्क कृषि आप नाम से ही समझ गए होंगे मेरे दोस्तों, शुष्क पानी की भारी कमी, शुष्क या बारानी कृषि। तो कम पानी की आवश्यकता वाली जो फसलें हैं उनको बोलते हैं हम शुष्क या बारानी कृषि की फसलें। ठीक है, तो मेरे भाई जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर कैसी फसलों का आप पैदावार करोगे, जहां पानी की कम आवश्यकता पड़े, तो उनको बोलते हैं बारानी कृषि। इन क्षेत्रों में मेरे भाई वर्षा का जो या वर्षा जो होती है वो 50 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम। 50 सेंटीमीटर से कम। आपको अच्छे से मालूम है, अगर आपने राजस्थान ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेश पढ़े होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि 50% से कम जो बारिश होती है वो हमारे राजस्थान के पश्चिमी भाग में होती है। इसीलिए मेरे भाई बारानी कृषि का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, पश्चिमी राजस्थान। बारानी कृषि का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, पश्चिमी राजस्थान। अगली होती है आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि, आर्द्र मतलब समझ गए होंगे पानी, पानी कोई कमी नहीं है पानी की। तो मेरे भाई पर्याप्त जल के साथ आवश्यक तापमान, पर्याप्त जल के साथ तापमान आवश्यक क्षेत्र कौन सा होने वाला है, हाड़ौती। आपको पता है अति आर्द्र क्षेत्र में आता है हाड़ौती क्षेत्र, पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है, तो आर्द्र वर्षा किस क्षेत्र में होगी, हाड़ौती में। एक होती है मेरे भाई तर कृषि। तर कृषि, तर का मतलब है पानी में ही, बिल्कुल आपने सिंघाड़े की फसल देखोगे पानी में तैरती रहती है, पानी में आप देखेंगे पानी में तैरता रहता है सिंघाड़े का पौधा, तो तर कृषि के अंतर्गत आ जाता है। और एक आता है मेरे भाई सिंचित कृषि, जहां पर सिंचाई ट्यूबवेल वगैरह कुओं से जो पानी से सिंचाई की जाती है, ऐसी कृषि कौन सी हो गई, सिंचित कृषि। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे दोस्तों, झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि। शिफ्टिंग फार्मिंग, नाम से ही पता लग गया, स्थानांतरित यानी एक जगह से दूसरी जगह होने वाली कृषि। तो मेरे भाई देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, पहाड़ी व वन क्षेत्रों में पेड़ पौधों को जलाकर उपलब्ध जमीन पर कृषि करना ही क्या कहलाती है, झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि। दोस्तों भारत में इसका नाम होता है झूमिंग, झूमिंग या स्थानांतरित कृषि भारत में। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में ऐसी कृषि को किस नाम से जानते हैं, वालरा। देखो कितना बढ़िया चमक आया हुआ है एकदम पीडीएफ में, वालरा। देखो एक लाइन लिखी हुई यहाँ पर, 2-3 वर्ष पश्चात जमीन की उत्पादकता कम होने पर किसी अन्य स्थान पर इसी तरीके की कृषि करना। ठीक है, यानी 2 या 3 साल जब तक भूमि में उपजाऊपन बना रहता है तब तक ये कृषि उस क्षेत्र में की जाती है। उसके बाद दोस्तों उपजाऊपन कम हुआ, ये लोग यहाँ से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह पेड़ पौधों को जलाकर वहां की जमीन को साफ करके कृषि करना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि। ठीक है, राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है इसको, वालरा के नाम से। अब वालरा के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, चलिए। मैं आपका समय बिल्कुल खर्च नहीं करूंगा और बहुत जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट जानकारियां पॉइंट टू पॉइंट आप तक पहुंचाने वाला हूं। छोटी सी वीडियो से ही आप अच्छे से समझ जाएंगे सारी चीजें। ये लीजिए दोस्तों वालरा, ये देखिए वालरा, वालरा कृषि मेरे भाई, वालरा कृषि। वालरा कृषि, इसको हम इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न, मैंने कहा ना जलाकर जमीन को साफ करना, स्लैश एंड बर्न किसका नाम है, वालरा कृषि का ही इंग्लिश में। यहाँ पर हम देखेंगे क्षेत्र, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो राजस्थान में वालरा कृषि की जाती है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में की जाती है, आदिवासी क्षेत्र में की जाती है। जहां पर कौन कौन मिलेंगे आपको, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सलूम्बर वाला एरिया, यानी कि राजस्थान का दक्षिणी भाग। ठीक है, आदिवासी क्षेत्र कह सकते हैं हम, मेवाड़ वाला इलाका। ठीक है मेरे भाई, जनजातियां आपको पता ही है, मेवाड़ वाले इलाके में उदयपुर क्षेत्र में काफी जनजातियां पाई जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट भील और गरासिया जैसी जनजातियां हैं, वो किस कृषि पर निर्भर है, वालरा कृषि पर। ठीक है दोस्तों, वालरा कृषि के होते हैं दो प्रकार, दो प्रकार होते हैं वालरा कृषि के मेरे भाई। एक का नाम होता है चिमाता और दूसरा का नाम होता है दजिया या झूमटी। ये झूमटी नहीं है, मैं आपको लिख के बता दूं, मैं आपको लिख के बता दूं, ये झूमटी शब्द है मेरे भाई, झूमटी, ये शब्द है झूमटी। मैं ऊपर लिख देता हूं, चिंता ना करें, ये मेरा काम है। ये शब्द है झूमटी,
ये है झूमती कृषि। ठीक है दोस्तों, ये है झूमती कृषि। अब दोनों में फर्क क्या है? आप कहेंगे सर दोनों में फर्क क्या है, वाला के प्रकार है, फर्क क्या है दोनों में? तो दोस्तों, पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को हम किस नाम से जानते हैं? चिमाता। पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को हम जानते हैं चिमाता के नाम से। और मैदानी भागों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है वो दजिया के नाम से जानी जाती है। दजिया या दाजिया कोई भी शब्द आ सकता है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको देख के बहुत शानदार तरीके से शॉर्ट रूप में ये बालरा कृषि समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, चलिए, हमें समय का पूरा उपयोग करना है मेरे प्यारे भाई, आपका डाटा भी नहीं जाना चाहिए और सारी जानकारी आप तक शॉर्ट रूप में पहुंच जानी चाहिए। यहाँ देखिए मिश्रित कृषि, हालांकि इसके बारे में दोस्तों हर कोई जानता है, शुरू से पढ़ते भी हम आते हैं। मिश्रित कृषि का मतलब है जहां पर कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ किए जाएं, ऐसी कृषि क्या कहला जाती है? मिश्रित कृषि। ये कई बार प्रश्न बन चुका है और मुझे लग रहा है या मुझे पूरी उम्मीद है सब इसके बारे में जानते हैं, 8वीं 10वीं में खूब पढ़ा होगा। मिश्रित कृषि यानी जहां पर कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ किए जाते हैं वो कहलाती है मिश्रित कृषि। आपने कहा जी ठीक है, आगे बढ़े। जहां समझाने की बात होगी मैं आपको समझा दूंगा और जहां आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट याद करना वहां फैक्ट याद करना। ये लीजिए दोस्तों, ये लीजिए, एक ही स्लाइड में पूरा काम, एक ही स्लाइड में पूरा काम। कृषि की शाखाएं, ब्रांच देख लेते हैं दोस्तों। कृषि की शाखाएं जैसे यहाँ पर एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन को बोलते हैं हम एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर। और सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन है वो क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, ये वाला इंपॉर्टेंट है एपीकल्चर, सेरिकल्चर भी इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, रेशम कीट पालन। और देखिए दोस्तों, ये जरा ध्यान रखना, ये नीचे लिखा ही आ गया है, ये रेशम कीट पालन का ही प्रकार है टसर पद्धति। क्या है? टसर पद्धति। रेशम कीट पालन का ही प्रकार है टसर पद्धति, जो अर्जुन वृक्ष, आसन वृक्ष या साल वृक्षों पे की जाती है। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम भारत जीके में पढ़ लेंगे। यहाँ पर आप समझेंगे सिर्फ टसर पद्धति है वो किस वृक्ष पे? अर्जुन वृक्ष पे या आसन वृक्ष पे या साल वृक्ष पे। ठीक है, इन पे की जाती है मेरे दोस्तों कौन सी कृषि? सेरिकल्चर, टसर पद्धति वाली। ठीक है भाई। वर्मी कल्चर वेरी इंपॉर्टेंट, केंचुआ पालन, वर्मी कल्चर। पिसी कल्चर, मधुमक्खी पालन। पिसी कल्चर सॉरी मछली पालन, पिसी कल्चर मछली पालन। विटी कल्चर, अंगूर की खेती। विटी कल्चर, अंगूर की खेती। ऑलिव कल्चर, जैतून की खेती। ऑलिव कल्चर, जैतून की खेती। और देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाइड्रोपोनिक्स क्या है मेरे भाई? बिना मिट्टी के कृषि की तकनीक, बिना मिट्टी के आपको यहाँ पर फसलों की पैदावार की जाती है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब ये होता है मेरे भाई, इसमें क्या है कि मिट्टी की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नीचे पानी पानी भरा होता है, पानी पानी भरा होता है, उसी पानी में पोषक पदार्थ डाल दिए जाते हैं और उन्हीं पोषक पदार्थों से पौधों क्या मिल जाती है? पोषकता मिल जाती है। ठीक है मेरे भाई, आपने कई बार अपने गांव के आसपास देखना, एक सफेद सा तंबू टाइप लगा होता है और उसमें ये कृषि की जाती है। ठीक है, हम अलग से स्पेशल पढ़ लेंगे, अभी तो आप शाखा पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जितना इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ लो। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स है मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिना मिट्टी के कृषि तकनीक, बिना मिट्टी के कृषि तकनीक। मैं कई बार बोल चुका हूँ ये बात, बिना मिट्टी के कृषि तकनीक हाइड्रोपोनिक्स। हॉर्टिकल्चर, बागवानी। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी नाम से पता लगा, फूलों की खेती। ऑलेरिकल्चर, सब्जी उत्पादन। मेरिकल्चर, समुद्री जीव उत्पादन। सिल्वीकल्चर, वनों का संरक्षण व संवर्धन। अर्बोरिकल्चर, वृक्षों व झाड़ियों की कृषि। पोमोलॉजी, फल उत्पादन। और ओलिगोकल्चर, जमीनी बेलों की कृषि। जमीनी बेल आपने देखे होंगे ना, कद्दू वगैरह की बेलें, तो जमीनी बेलों की कृषि क्या कहलाती है? ओलिगोकल्चर। तो मेरे भाई ये वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है। अगर आप लोग ये वाला पार्ट याद कर लेते हो तो आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। इस पार्ट में से अगर आपको याद भी करना है ज्यादा से ज्यादा तो ये हॉर्टिकल्चर, बागवानी, हॉर्टिकल्चर बागवानी इतना याद कर लोगे मेरे दोस्तों, सफिशियंट है, बिल्कुल सफिशियंट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये लीजिए नेक्स्ट। अच्छा ये तो बता दिया, ये लीजिए मेरे भाई, क्या ही शानदार मामला है, ये लीजिए, मजा ही आ जाएगा, मैंने बोला था ना आपको मजा ही आ जाएगा, इतने शानदार तरीके से मैंने आपको चीजें तैयार कर दी हैं।
प्रमुख फसलें, देखिए प्रमुख फसलों पे आ जाते हैं। मैंने बताया था आपको एक पूरा सीजन सेशन होता है, उसमें 3 सीजन होते हैं। 3 सीजन में रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें आपको देखने को मिलती है। देखो दोस्तों, पूरा चार्ट बहुत अच्छे से मैंने बता दिया और एक ही बार में आपको ये सारी चीजें समझ में आ जानी है निश्चित रूप से। दोस्तों खरीफ की फसलें, अगर मैं बुवाई की बात करूं तो जून जुलाई में इनकी बुवाई होती है, कटाई होती है सितंबर से अक्टूबर में। ऐसे रबी की फसलों की मेरे दोस्तों बुवाई होती है अक्टूबर से नवंबर, और जो कटाई होती है वो मार्च अप्रैल में। जायद फसलें मेरे भाई मार्च और अप्रैल से स्टार्ट होती है और मध्य जून तक इनकी कटाइयां हो जाती हैं। अन्य नाम की बात करूं तो इन खरीफ की फसलों को मेरे भाई क्या बोलते हैं, श्यालू या सावड़ी। भाई बरसातों में होती है इसलिए सावड़ी। श्यालू या सावड़ी या वर्षाकालीन फसल, कैसी मेरे भाई, श्यालू सावड़ी या वर्षाकालीन फसल। इसी प्रकार रबी की फसलों को हम जानते हैं उनालू या शीतकालीन फसल। शीतकालीन महीने में होती है, आप देखिए अक्टूबर नवंबर के बाद स्टार्ट हो जाती है सर्दियां, शीतकालीन या उनालू। और जो गर्मी में मेरे भाई फसलें होती है जायद, इसलिए इनको बोलते हैं मध्यवर्ती या ग्रीष्मकालीन या चौमासा फसल या चौमासा फसल। एक नाम और बता देता हूं मैं, इन्हीं को बोलते हैं मेरे भाई गर्मा फसलें। क्या बोलते हैं, गर्मा फसलें। गर्मा यानी गर्मी में होने वाली फसलें, गर्मा फसलें। कुछ विशेषताएं देखते हैं इनके बारे में। दोस्तों कृषि, कुल कृषि का 65% भाग कौन लेके बैठा है, अरे खरीफ की फसलें। आपको पता है बाजरा काफी उत्पादित होता है हमारे राजस्थान में। तो कुल कृषि का 65% भाग सिर्फ और सिर्फ किसका है, खरीफ की फसलों का। पूर्णतः वर्षा पर आधारित होती है, क्योंकि हमने कहा था सावन के महीने में होती है सावणी। और सर्वाधिक तापमान आर्द्रता की आवश्यकता किनको होती है, खरीफ की फसलों को। ठीक है जी। रबी की फसलों की विशेषता की बात करें तो मावट, आप जलवायु में, ज्योग्राफी में जलवायु में पढ़ते होंगे मावट। तो मावट की जो वर्षा है मेरे भाई सर्वाधिक लाभदायक है रबी की फसलों के लिए, गोल्डन ड्रॉप्स बोलते हैं इसको। और रबी की फसलों का देखिए विशेष, ये देखिए विशेष इसके बारे में कि बोते समय तो इसको कम ताप की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मेरे दोस्तों पकते समय, पकाई के समय या फिर कटाई के समय इसको कैसे तापमान की आवश्यकता पड़ती है, अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। तो स्पेशल पॉइंट याद रखना रबी की फसलों के बारे में, बोते समय कम ताप और पकते समय अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है। जायद फसलों की मैं बात करूंगा तो इनका बहुत ही अच्छा, देखिए कम समय में पकना, कम समय में ये पक जाती है आराम से, 4 महीने का टाइम लेती है, इसलिए इनको चौमासा फसलें बोलते हैं। मार्च अप्रैल मई और जून 4 महीने में पकती है, इसलिए चौमासा फसल बोला जाता है इनको। गर्मी में होती है इसलिए गर्मा। सिंचाई पर भाई गर्मी पड़ेगी तो सिंचाई पे निर्भर रहेंगी, बहुत ऑब्वियस सी बात है, सिंचाई पे निर्भर रहती है। और देखिए तेज गर्मी व शुष्क मौसम को सहन करने की क्या होती है इनमें, क्षमता होती है। सॉरी, अगर तेज गर्मी और शुष्क मौसम को सहन नहीं कर पाएंगे तो कैसे होंगे, क्योंकि इनका सेशन ही गर्मी वाला काल है। तो तेज गर्मी व शुष्क मौसम को सहन करने की इनमें क्षमता पाई जाती है। दोस्तों मैंने एक ही स्लाइड में आपको देखिए इससे संबंधित, फसलों से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां शॉर्ट रूप में समझा दी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं मेरे भाई खरीफ की फसल, रबी फसल और जायद की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है, उनकी ट्रिक। हालांकि हालांकि मैं इन ट्रिकों की मेरे भाई अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हो और यहाँ भी देख सकते हो, एक ही बात है। पिछली वीडियो में सिर्फ ट्रिक बताई थी मैंने तीनों और उनकी बहुत अच्छे से जानकारी दे दी थी, इसलिए मेरे प्यारे भाई यहाँ पर मैं बिल्कुल भी समय नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा सीधा बताऊंगा, आप समझ जाइएगा। अगर आपको बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो पिछली एक वीडियो बनी हुई है फसलों की ट्रिक, और ट्रिक भी कैसी, लड्डू सी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए समय ना खराब करते हुए कि खरीफ की फसलों के लिए आप ट्रिक याद रखेंगे, ट्रिक याद रखेंगे। अरे कंजूस मामू चल ढेंचू बधा जरा खरी खरी बात करेगा, खरी से खरीफ। प्यारे दोस्तों खरी से खरीफ, अरे अरे से याद रखेंगे मेरे भाई, अरे से अरहर अरंडी, अरे से अरहर अरंडी, का से कपास पूरा लिखा हुआ है, आपको चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। कपास, सा से सोयाबीन, माँ से मक्का मोठ, मुंह से मूंग मूंगफली, चल से चावल चवला, ढेंचू से ढेंचा, गा से गन्ना ग्वार, धा से धान, जरा से ज्वार, बा से बाजरा और ता से तिल। ये लीजिए हो गया काम, 30 सेकंड में काम हो गया किसकी, खरीफ की फसलों का। नेक्स्ट मेरे भाई अगली ट्रिक है आपकी, ये लीजिए जायद की फसलें। प्यारे दोस्तों जायद की फसलें, अगली जो ट्रिक है वो है जायद की फसलें। आप कहेंगे सर ये भी बता दो, बिल्कुल देख लो। अरे जाए मत ताऊ लौटकर खीर खा लो, जाए मत ताऊ लौटकर खीर खा लो। जाए से मतलब हो गया जायद की फसलें, जा से मतलब हो गया जायद की फसलें।
मत, ता से तरबूज, ता से तोरई, ऊ से उड़द, लौ से लौकी, टा से टमाटर, का से ककड़ी, खीर से खीरा, खा से खरबूजा, लो से लोबिया। मेरे भाई गर्मी के मौसम में जो भी आप ये सब्जी सॉरी तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा सब कुछ खाते हो, किसकी फसलें? जायद की फसलें। इनमें से कुछ फसलें नकदी फसलें भी होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो मेरे भाई आपको अच्छा इंपॉर्टेंट तरकारियां, तरकारियां सब इसमें ही आती हैं। क्या? तरकारियां, जिनको हम सब्जी वगैरह बोलते हैं। क्या? तरकारियां किस में आती हैं? जायद की फसलों में ही आती है। तो आप लोग ये ट्रिक आराम से पढ़ लेना, पूरा साफ साफ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट लास्ट पेज आपके लिए, और आपका ये कृषि वाला आज की क्लास हम समाप्त कर देंगे। और देखिए मेरे भाई यहाँ पढ़ेंगे हम सीधा सीधा किसकी? रबी की फसलें। सीधा सीधा किसकी फसलें? रबी की फसलें। किसकी? रबी की फसलें। तो दोस्तों रबी की फसलें, मैंने बताया था आपको 3 ट्रिक में ही सारी फसलों का काम तमाम। अब आपको बिल्कुल कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, आपने 3 ट्रिक पढ़ी और आप इन फसलों के जंजाल से मुक्त हो जाओगे। मैंने बताया था बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अच्छे से समझा चुका हूँ सारी चीजें। तो रबी, रबी, रबी से आपको रबी की फसल याद आ जाएगी। रबी, रबी जो आलसी है सच में गेम जीता, अब सुधा मसूरी जाएगा। तो देखिए जो से जौ, आलसी से अलसी, सा से सरसों या राई, चा से चना, मैं से मेथी, गे से गेहूं, मां से मटर, जी से जीरा, ता से तारा मीरा, अब से ईसबगोल, सू से सूरजमुखी, धा से धनिया और मसूरी से मसूर। मेरे भाई एक तो एक्स्ट्रा बता देता हूं आपको, ये आप पकड़ लेना। आ से आप क्या याद कर सकते हो? आलू, आलू भी इसी की है। आ से आप पकड़ सकते हो अफीम, क्या? अफीम। और सौफ, सौफ ये भी किसकी है? रबी की फसलों में आ जाती है। आलू, अफीम, सौंफ, आलू, अफीम, सौंफ ये भी किस में आ जाती है? रबी की फसलों में आ जाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कोई पैसा नहीं लगना है, बस आपकी एक लाइक हमें मोटिवेशन देगी। और इस तरीके से हम आसान सी चीजें बनाने के लिए जब हमें मोटिवेशन मिलेगी तो हम भी आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।